हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? डायग्राम तो आप देख ही रहे होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके हर एक पक्ष को जानेंगे। तो अब हम ये समझ लेते हैं पहले कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया किसने है। तो आप लोग जानते हैं किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली, क्या नाम है? थॉर्नडाइक। ठीक है, किसने दिया है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त को हुआ था। 31 अगस्त को 1874 में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी और 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त को 1949 को हुई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इतना हमने देखा। तो प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था। मृत्यु इनकी 9 अगस्त 1949 में हुई थी, जो कि न्यूयॉर्क में जो है हुई थी इनकी जो मृत्यु है। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता इतना लंबा, तो आप जस्ट लास्ट वाला याद रखिएगा कि 1874 1949, 1874 1949, 1874 1949, थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक। ठीक है, फिर हमने देखा कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना जो सारा जीवन था, मतलब अधिकतर इन्होंने अपना जो जीवन था वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक शिक्षक महा जो विद्यालय है वहाँ बिताया था। ठीक है, इन्हें काहे के लिए जाना जाता है? इन्हें पशु व्यवहार के लिए जाना जाता है। बेसिकली इन्होंने पशुओं पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग किए थे और सीखने के व्यवहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने कई सारे जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो चूज़ों पे, चूहों पे, बिल्ली पे, कई सारे जो जानवर थे उस पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। इन्होंने अपने कई सारे प्रयोग किए थे कई सारे जानवरों पे, जिससे कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की नींव पड़ी है। ठीक है, इन्हें क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। ठीक है, और जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे उन्हीं ने क्या किया था? जो शिक्षा है उसमें दंड और पुरस्कार जैसे शब्द ये लेके आए थे, दंड एवं पुरस्कार। इनका मानना था, ये कहते थे कि अगर छड़ी हटा दो तो बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना, उसको एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, यानी रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे कि बच्चा रिस्पॉन्स करे, है ना। तो ये किसका मानना था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पहले इनकी अगर हम बुक की बात करें तो पहली एक बुक थी इन्होंने लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरी इनकी है एनिमल इंटेलिजेंसी। तीसरी इन्होंने लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। फिर इनकी एक और मैं बता देती हूँ जो थी द मेजरमेंट इन इंटेलिजेंस।
ठीक है, ये इनकी कुछ बुक्स हैं, आप लोग इनको भी नोट कर सकते हैं कि पहली थी इन्होंने मतलब पहली तो नहीं कह सकते हैं, ये अलग अलग सन में इन्होंने दी थी। और इनका जो इन्होंने अपने जो सिद्धांत था वो इन्होंने 1903 ईस्वी में उसका उल्लेख किया था। ठीक है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था ट्रायल एंड एरर का, कब किया था? 1903 ईस्वी में इसका उल्लेख किया था। ठीक है, और देख तो रहेंगे आप लोग, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंसी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट इन इंटेलिजेंसी। तो अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग क्या था। इन्होंने प्रयोग किया था, इनका जो इन्होंने प्रयोग तो कई सारे किए थे, ठीक है, तो लेकिन इनका जो कैट का प्रयोग था यानी जो बिल्ली का प्रयोग था, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बॉक्स में बिल्ली पैक है ना, तो इनका जो कैट का प्रयोग था, इस प्रयोग में क्या था, एक प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, जो कि भूखी थी। इन्होंने एसआर थ्योरी की बात की, इनकी जो थ्योरी उसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या है यानी उद्दीपक क्या है, उद्दीपक क्या है, उद्दीपक वह है जो आपको बाध्य करे किसी चीज को मतलब लेने के लिए, आपको प्रेरित करे। भूख लगी है, ठीक है, जो खाना है ना वो स्टिमुलस का काम करेगा। हमें भूख लगी है भाई, जो अगर हमारे सामने जो खाना आया है वो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करेगा, हमें गति करने पर मजबूर कर देगा कि हम उस खाने को किसी भी तरीके से प्राप्त करें। तो क्या है, उद्दीपक का काम किया। जब हम भूखे थे, प्यास लगी है, तो जो पानी है वो किसका काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उद्दीपक है, जिससे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के अनुबंधन से, मतलब जब इन दोनों में जो है अनुबंधन होगा, एक साथ मिलेंगे ये, तब क्या होगी, लर्निंग हो जाएगी, हम सीख लेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, जैसे कि इनका जो प्रयोग था उसमें इन्होंने बताया, एक पिंजरा लिया, उसमें क्या किया इन्होंने, एक बिल्ली को बंद किया जो कि भूखी थी। अब इसका एक गेट था जिससे कि एक जो तार था वो कनेक्टेड था, ठीक है, और उसमें एक मतलब एक प्लेट टाइप की थी, एक स्विच टाइप का था, जो क्या था अंदर इन्होंने फिक्स कर दिया। अब बिल्ली भूखी थी, बाहर जो है वो मछली के कुछ टुकड़े या मांस के जो भी टुकड़े रख दिए इन्होंने बाहर पिंजरे के। तो जो बिल्ली थी वो बहुत भूखी थी, बिल्ली भूखी थी तो रिस्पॉन्स कर रही थी, है ना। तो अभी हम लोग इनके जो लॉज हैं वो भी समझेंगे। तो जो बिल्ली थी वो भूखी थी, बिल्ली क्या कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, उसे नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। तो इन्होंने एक बार प्रयोग किया, तो सबसे पहले प्रयोग किया तो बिल्ली बहुत उछली कूदी, बहुत सब कुछ किया। तो जैसे तैसे उसका जो पैर था अचानक से लिवर पर पड़ गया, दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि ये वाला लिवर जो था वो दरवाजे से कनेक्ट था। तो इस पर पैर पड़ा, दरवाज़ा खुला, बिल्ली बाहर आई और बिल्ली ने बाहर आके फिश को खा लिया। ये पहली बार हुआ। थॉर्नडाइक ने फिर से बिल्ली को डाला, बिल्ली फिर भूखी थी, उसने फिर से उसी बिल्ली को डाला और फिर से उसने क्या किया, रिस्पॉन्स करना शुरू किया, प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया, और उसने फिर से लीवर पे उसका पैर पड़ा और उसने फिर से ये जो गेट था वो खुल गया और बाहर आके उसने फिर से फिश को खाना शुरू कर दिया, यानी खा लिया, अपनी भूख को मिटा लिया। तीसरी बार फिर से, यानी कई बार ऐसा थॉर्नडाइक ने रिपीट किया कि जो बिल्ली थी वो भूखी थी, उसको कहाँ पिंजरे में रखा और उसको उछलती रही, कूदती रही, उसने क्या किया, लिवर में फिर से पैर पड़ गया। लेकिन एक टाइम के बाद बिल्ली को ये बात समझ में आ गई कि जब हम इस लीवर को प्रेस करेंगे तब गेट खुलेगा और बाहर आके हम मछली को खा लेंगे। पहली बार में उसने 100 रिस्पॉन्सेस दिए होंगे, सेकेंड टाइम में उन्होंने 50 रिस्पॉन्सेस दिए होंगे, मतलब प्रतिक्रियाएं दी होंगी। तीसरी बार उसने 30 प्रतिक्रियाएं दी होंगी, फिर 5, 2, फिर लास्ट टाइम जब उन्होंने डाला होगा तो जैसे ही उन्होंने बिल्ली को डाला उसने लीवर को प्रेस किया, बाहर आकर मछली को खा लिया। तो क्या हुआ, इससे लर्निंग हो गई, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, बंध बना, जिससे कि बिल्ली सीख गई बाहर आके खाना। ये जो फिश थी ये स्टिमुलस का काम कर रही थी, है ना, ये जो फिश थी ये किसका, उद्दीपक का काम कर रही थी, जिससे कि बिल्ली क्या कर रही थी, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स दे रही थी भाई। ठीक है, लेकिन एक ड्राइव का होना भी जरूरी है। ये जो बिल्ली में भूख है, बिल्ली को जो भूख लगी थी वो किसका काम कर रही थी, वो ड्राइव का काम कर रही थी। अगर बिल्ली भूखी ही नहीं होती तो क्या वो बाहर वो रिस्पॉन्सेस करती, 4 घंटे बैठ जाती आराम से, है ना, आराम से बैठने के बाद रिस्पॉन्सेस करती। तो बिल्ली में मतलब एक ड्राइव का होना जरूरी है, उसकी आवश्यकता जरूरी है ना। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो क्यों रिस्पॉन्सेस करेगी और बाहर आके क्यों किसी बात चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया देगी।
तो ड्राइव का होना भी ज़रूरी है। वो क्या करेगी, रिस्पॉन्सेस देगी, यानी प्रतिक्रियाएं देगी जो बाहर उद्दीपक है उसके लिए, और उद्दीपक के लिए ड्राइव का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो क्या वो प्रतिक्रिया देती उद्दीपक के प्रति, तो ड्राइव का भी होना ज़रूरी है। तो अब हमने देखा, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हमें देख ली है। अब हम अगला देखेंगे इनके कुछ नियम हैं, तो नियमों को देख लेते हैं। ठीक, इनके कुछ नियम हैं, तो इन्होंने मुख्य नियम दिए हैं और इन्होंने गौण नियम दिए हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने मुख्य नियम दिए हैं, कुछ गौण नियम दिए हैं। अब मुख्य नियम इनके 3 प्रकार के हैं। तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मुख्य नियम है, और ज़्यादातर यही वाले जो है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थॉर्नडाइक ने दिए हैं और इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट दोनों ही हो जाते हैं। लेकिन जो मुख्य नियम है, ठीक है, जो मुख्य नियम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। अब गौण नियम क्या है, इन्होंने 5 गौण नियम दिए हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, फिर है सादृश्यता का नियम, फिर है हमारा साहचर्यता का नियम, और फिर हमारा अगला है एक आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये इनके मुख्य नियम हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो हमने देख लिया कि जो उनके मुख्य नियम है वो कौन सा है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब हम गौण नियम की बात करें तो आएगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यता का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। तो अब अगर हम देखें जो मुख्य नियम है उसमें जो तत्परता का नियम है, तो तत्परता के नियम में क्या बताते हैं थॉर्नडाइक तत्परता के नियम द्वारा कि अगर कोई बच्चा है, यानी अगर बिल्ली तत्पर ही नहीं होती, उसे भूख ही नहीं होती या वो सीखना नहीं चाहती होती, तो क्या वो सीख पाती? एक बच्चा है क्लासरूम में बैठा है, अगर वो रेडी ही नहीं है सीखने के लिए तो क्या उसे सिखाया जा सकता है? जब तक आप खुद से रेडी नहीं होंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, तत्पर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। ये कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। किसी भी चीज़ के सीखने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी होना ज़रूरी है, तत्पर होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं, बस आपको सीखने का मन होना चाहिए, तत्पर होने चाहिए आप। दूसरा हमारा अभ्यास का नियम कहते हैं। तो अभ्यास का नियम ये कहता है थॉर्नडाइक अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस। भाई बिल्ली जो थी, बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस की, ट्राई किया एरर हुआ, ट्राई किया एरर हुआ, बार बार किया। एक बार मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि बिल्ली को अंदर डाला गया तो उसने लीवर को, मतलब डालते ही लीवर को प्रेस किया और बाहर आके मछली को खा लिया, लर्निंग हुई। तो यही थॉर्नडाइक कहते हैं, जब आप बार बार लगातार प्रयास करते हैं तो आपको उस काम में मतलब जो हमारा अचीवमेंट है वो मिलना निश्चित है। आप उस काम को करना सीख जाएंगे एक समय के बाद, भले ही आपको स्टार्टिंग में वो काम ना आता हो, लेकिन आप अगर जब लगातार प्रयास करेंगे, हमें कोई चीज़ नहीं आती, हम कहते हैं नहीं यार हमें नहीं आ रही है,
अगर हम लगातार उसमें लगे रहेंगे, भले ही हमें वो चीज़ नहीं आती है, एक टाइम के बाद हमें वो चीज़ आने लगेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, ये थॉर्नडाइक, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक है ना, कि जो उनका लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, हम अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ में, जब हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं। आपने इसमें इन्होंने दो बताए हैं, दो भाग बताए हैं, एक उपयोग का और एक अनुपयोग का। अब उपयोग में क्या है, इन्होंने कहा है कि जो उपयोग में है, मतलब आप अगर किसी चीज़ को आपने जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा है, आप एग्जाम के लिए पढ़ा है आपने, और थोड़े दिन बाद अगर आपके सामने कोई और समस्या आती है उससे रिलेटेड, अगर आपने बीच में उसको रिवाइज भी किया, एग्जाम के लिए पढ़ा था, बीच में उसको रिवाइज किया है, और अगर उससे संबंधित कोई समस्या आती है तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी उपयोग का नियम। अगर आप जो पढ़ा हुआ है उसको लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो वो आपके उपयोग में यानी प्रयोग में आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने एग्जाम के लिए पढ़ा है और आपने जो है बीच में उसको छोड़ दिया या उसको अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आप उन चीज़ों को भूलते चले जाएंगे, यानी अनुप्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रयोग में आ जाएंगी वो चीज़ें, आपके लिए कोई काम की नहीं रहेंगी, आप भूल जाएंगे। तो उपयोग में क्या है, वो चीज़ें जो हम लगातार जिन चीज़ों का अभ्यास करते रहते हैं वो चीज़ें हमें आगे काम में आती रहती हैं, और अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो उनका अनुपयोग का मतलब यहीं पे ये आता है कि जिन चीज़ों का हम अभ्यास नहीं करेंगे उन चीज़ों को हम भूल जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हम अपनी जो पहले पढ़ा था उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बताएंगे, सीखने का स्थानांतरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। तो फिर क्या है, प्रभाव का नियम, जिस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा आप उस काम को करना चाहेंगे। एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, वो किसी काम को कर रहा है, अगर उसे किसी ने डांट दिया तो उस काम को दोबारा कभी नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उस काम के लिए उसको रिवॉर्ड दिए गए या उसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है ना, उसको प्रोत्साहित किया गया तो वो उस काम को करना चाहेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, यानी प्रभाव का नियम ये कहता है कि हमें जिस काम को करने में संतोष मिलता है, यानी जो सोसाइटी है हमारी वो हमें क्या देगी, कुछ रिस्पॉन्स देती है ना। जाहिर सी बात है, हम समाज में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं, तो भाई अगर हमें संतोष मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है किसी काम को करने में, तो हम क्या करेंगे, उस काम को करना चाहेंगे। अगर हमें असंतोष की प्राप्ति होती है तो हम उस काम को कभी करना नहीं चाहेंगे। तो क्या कहता है, ये है प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने गौड़ नियम पे। गौड़ नियम क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम एक रिस्पॉन्स तो देते नहीं हैं, कई सारे रिस्पॉन्सेस देते हैं, जैसे बिल्ली ने किया, वो बाद में सीख गई, वो अलग बात है। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कह रहा है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, भाई जो बिल्ली है उसने कई सारे जो है वो रिस्पॉन्सेस किए, उसके बाद क्या हुआ, हम रिस्पॉन्स करते रहते हैं, उसके बाद एक रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है, मतलब हम तब तक करते रहते हैं जब तक वो जो हमारी समस्या है वो समाधान नहीं हो जाता उसका। यहाँ पे हार मानने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कि जिंदगी में भी ऐसा होता है, अगर आप खुद से हार नहीं मानते तो एक दिन तो ऐसा होता ही है कि आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगी, है ना। तो क्या है बहुप्रतिक्रिया का नियम, हम तब तक हार नहीं मानते जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। जो बिल्ली है उसने भी हार नहीं मानी, ठीक है। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए हम कई सारी जो है वो प्रतिक्रियाएं देते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या का समाधान हो जाएगा और हमें संतोष की प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम लगेगा, ठीक है। जब इंसान हार जाता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम लगातार प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, ठीक है। तो अब अगला कहता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है, ये संबंधित है तत्परता के नियम से। आप मेंटली अगर किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते हैं, भाई एक बच्चा है अगर किसी चीज़ को सीखना चाहता है मानसिक स्तर से, हाथ कटा हुआ है, क्या सीख पाएगा। हम उस चीज़ को जल्दी सीख सकते हैं जिसको सीखने के लिए हम तत्पर होते हैं,
ठीक है। तो मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि मेंटली भी बच्चा तैयार होना चाहिए, मेंटली फिजिकली हर तरीके से बच्चा तैयार होना चाहिए, या जो भी सीख रहा है उसको मतलब तैयार होना चाहिए सीखने के लिए, तो वो उस काम को जल्दी सीख पाएगा। और अगर सीखना मतलब वो नहीं सीख रहा है, तत्पर नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती सीखने बैठ तो सकता है डर की वजह से, लेकिन वो सीख नहीं सकता उस चीज़ को। तो मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि बच्चे को हम डंडे के बल पे बैठा तो सकते हैं, लेकिन जब तक वो खुद रेडी नहीं है मेंटली भी, उसको कल पापा ने जो है वो खिलौना नहीं दिया उसको, तो वो वहाँ बैठ के सोच रहा है कि पापा ने मुझे खिलौना नहीं दिया, टीचर कुछ भी बता रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो रेडी है? नहीं है ना। जब तक वो खुद से रेडी नहीं होगा, सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा मेंटली फिजिकली, तब तक क्या होगा, उसे सिखाया नहीं जा सकता। तो ये कहता है हमारा मनोवृत्ति का नियम। उसके बाद हम सादृश्यता का नियम आता है। सादृश्यता का मतलब एक समान स्थिति, सादृश्य का मतलब एक जैसी स्थिति। हमारा पहला हुआ सीखा हुआ जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान हमारी नई, यानी इसी को हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में रखते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब जो ज्ञान है उसका स्थानांतरण। हमने एक स्थिति में चीज सीखी हुई चीज दूसरी स्थिति में काम आती है, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का स्थानांतरण है। क्या है? सीखने का स्थानांतरण। आपको साइकिल चलाना आता था, आप स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपने अपने पूर्व ज्ञान से सीख लिया। इसी के जैसी स्थिति है यहाँ पे, भाई हैंडल पकड़ना आता है, बैलेंस बनाना आता है आपको, वो क्या कहते हैं उसको, टाइपराइटर चलाना आता है, आपको कीबोर्ड पे वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कार चलानी आती है तो आपको ट्रक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। तो ये क्या है? सीखने का स्थानांतरण है। अब पहले मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी पहले सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही हम क्या कहेंगे? सादृश्यता का नियम ये कहता है कि जो पूर्व में सीखी गई जो क्रियाएं हैं उनका नए ज्ञान में प्रयोग करना। तो पूर्व में सीखी गई जो भी हमारा ज्ञान है वो हमारी नई नॉलेज को बिल्ड करने में काम आता है, ये कहता है सादृश्यता का नियम। अब हम साहचर्यता का नियम की बात करें तो साहचर्यता का नियम ये कहता है कि जो उद्दीपक है, हम इसमें ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पावलव का जो था एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था? एक कुत्ता था तो जो मतलब एक घंटी थी, घंटी से उसका क्या करवा दिया था? अनुबंधन करवा दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है पावलव का। आप लोग ठीक है, एक पावलव थे, तो पावलव ने क्या किया? कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया। ये कुत्ता है, ठीक है। फिर क्या होता था? एक नौकर होता था जो खाना लेके आता था और कुत्ते के मुंह में सलाइवा बनती थी, यानी लार आती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? एक घंटी बजाई गई। जब नौकर खाना लेके आता था उससे पहले उन्होंने एक घंटी बजाई, ठीक है। अब घंटी जैसे ही बजती थी वैसे खाना आता था, ठीक है। कुत्ते को ये बात समझ में आ गई थी। एक बार घंटी बजी और खाना नहीं आया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बार घंटी बजी, खाना नहीं आया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर क्या हुआ? घंटी बजती थी, खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था, क्योंकि खाने को देख के उसकी जो सलाइवा थी वो बनती थी। फिर घंटी बजती थी, खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था। एक टाइम ऐसा हुआ घंटी बजी और खाना नहीं आया। जब बार बार उन्होंने अभ्यास करवाया तो क्या हुआ? घंटी बजी और खाना नहीं आया, लेकिन तब भी सलाइवा बनी, खाने को देख के नहीं, घंटी से बनी। तो क्या हुआ? उद्दीपक जो था वो कन्वर्ट हो गया, खाने से कहीं पे घंटी पे अनुबंधन हो गया, ठीक है। एक जो बिल्ली है, चलिए इन्हीं के प्रयोग से समझ लेते हैं। एक बिल्ली है, उसको खड़ा करना है, मछली को देख के खड़ी होती है मछली को देख के। लेकिन अगर हम उस बिल्ली को खड़ा करने की जगह हम उसको किसी ऐसी चीज़ के प्रति उसे जोड़ दें कि वो मछली को देख के नहीं, वो किसी और चीज़ को देख के खड़ी होना सीख जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहचर्यता का नियम कहेंगे, ठीक है। मतलब हम उद्दीपक को चेंज कर दें,
ठीक है, ट्रांसफर करने उद्दीपक का कि जिसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है उसके प्रति ना करके किसी और उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने लगे, वैसा ही जैसा वो पहले वाले उद्दीपक के प्रति कर रहा था, तो उसको हम सहचर्यता का नियम कहेंगे। अगला हम देखते हैं आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है जब ज़्यादा समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसके कुछ अंशों को देखते हैं। जब हम उसके कुछ अंशों को देख लेते हैं तो वो आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जिससे हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से जो है उसको अपनी जो मतलब बौद्धिक जो हमारी क्षमता है उसमें बैठा पाते हैं। जो कुछ मेन पॉइंट है, मतलब पूरे को ना पढ़ के उसके जो मेन भाग हैं उसको हम पढ़ते हैं, यानी आंशिक रूप से हम उसको समझ लेते हैं। तो वो हमारा क्या है, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक है उनके शिक्षा में मतलब शैक्षिक महत्व क्या है। हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा में जो थॉर्नडाइक का ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, उसका क्या महत्व है। पहले की गई गलतियों में सुधार कर जो व्यवहार है उसमें सुधार किया जा सकता है। जो बालक पहले गलतियां कर रहा है हम उसमें सुधार कर सकते हैं, जो शिक्षक हैं उसमें सुधार करके जो बालक है उसके व्यवहार में भी सुधार ला सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि निरंतर प्रयास पर बल, जिससे कि समस्या से नहीं घबराता। जब लगातार अभ्यास करवाया जाता है बालक को तो क्या है, वो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे भी घबराता नहीं है, और उसमें क्या होता है, परिश्रम और धैर्य के जो गुण हैं उनका भी विकास होता जाता है। विद्यार्थी द्वारा क्या किया जाए, विद्यार्थी को क्या शिक्षक द्वारा प्रेरित किया जाए, जिससे कि क्या हो सके, वो सफलता को प्राप्त कर सके। और तब तक प्रेरित करते रहना चाहिए जो शिक्षक है उसको, विद्यार्थी को मतलब एक शिक्षक को विद्यार्थी को प्रेरित करे, जिससे कि वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी है, अभी प्रेरित होना ज़रूरी है। तो शिक्षक तब तक बालक को यानी विद्यार्थी को प्रेरित करता रहेगा जब तक कि वो सफल ना हो जाए। बालक क्या है, उसे ये तो पता होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, उसे लक्ष्य का पता होता है, गोल का पता होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि हमें कौन से रास्तों पर चलना है, कौन सी क्रियाएं करनी है। तो शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, उसे उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक को सही मतलब उसका मार्गदर्शन करे, ठीक है। तो क्या करता है, उसे लक्ष्य का पता है, रास्तों का पता नहीं है, फिर क्या है, शिक्षक द्वारा उसे बताया जाता है तो वो कई प्रकार के रिस्पॉन्सेस करता है और क्या है, अपने गोल को प्राप्त करता है और जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या है, असफलता से सफलता की ओर ये जो सिद्धांत है वो काम करता है। आशावादी सिद्धांत पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती है, हम प्रयास करेंगे तो वो चीज़ संभव है। लगातार उस चीज़ को करने से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, निराश नहीं होना होता है। जीवन में भी यही है कि अगर हम लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ते तो एक दिन हम सफल हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं ये जो है ये सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि जॉन ड्यूई भी कहते हैं कि बच्चा जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करेगा, स्वयं से करेगा, तब वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, अपने संज्ञान में उतार पाएगा। ये सिद्धांत भी करके सीखने पर बल देता है। फिर कह रहे हैं जो अभिप्रेरणा है उसका बड़ा ही योगदान होता है सीखने में, और जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थी को सीखने से पूर्व अभिप्रेरित करें, जिससे कि जो लर्निंग है वो अच्छे से हो सके। फिर है इसमें मौखिक अभ्यास पर बल दिया गया है। मौखिक अभ्यास में जो व्याकरण है, जो गणित है, जो संगीत है, इन सभी की दृष्टि से ये जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसने किसने दी है, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।